हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी। और इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी किसे कहते हैं, किस प्रकार इन वक्रों का निर्माण होता है और एनिमेशन के माध्यम से बताया था। तो आज इसी से आगे जो फ्रेंडली साइंटिस्ट थे उनके आधार पर जो अधिशोषण समतापी बताए गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंग्लिश में इसको फ्रेंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं। देखिए, जो वैज्ञानिक फ्रेंडलिज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, जो पिछली बार मैंने ग्राफ बताया था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में अलग अलग तापों पर, तो फ्रेंडलिज साइंटिस्ट जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक फिक्स टेम्परेचर लिया 100 डिग्री सेल्सियस। उस पर उन्होंने देखा कि अगर मैं दाब बढ़ाते जाऊं तो अधिशोषण की मात्रा में कितना अंतर आ रहा है। फिर वही उन्होंने 200 डिग्री सेल्सियस पर किया। तो अगर मैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करूं तो उस समय दाब बढ़ाते जाऊंगा तो अधिशोषण की मात्रा में कितना फर्क पड़ता है। और तीसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट फिर से किया, तीसरा भी उन्होंने ऐसे किया, टेम्परेचर बढ़ाया। ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, एक अलग अलग टेम्परेचर पर कर्व खींचे। देखिए, वो ये ग्राफ थे। तो उन्होंने ये देखा कि जब टेम्परेचर फिक्स रहता है तो उस समय दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर जितना कम हो, देखिए टेम्परेचर सबसे कम ये है तो ग्राफ उतना ही ऊंचा जाता है, मीन्स अधिशोषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है। तो इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने एक समीकरण दी, गणितीय समीकरण, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी। तो फ्रेंडलिज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बिहाफ पे एक नियम निकाला, एक गणितीय नियम निकाला। वो नियम उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने बोला कि अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें, स्थिर कर दें, निश्चित कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा दाब के जो प्रेशर आप लगा रहे हैं गैस के कणों पर, अधिशोषी के कणों पर, उस दाब के 1/n घात के समानुपाती होता है। मतलब अधिशोषण की मात्रा अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं, समानुपाती होता है किसके, दाब की घात 1/n की। तो अधिशोषण की मात्रा को मैंने पहली बार भी बताया था, x/m से प्रदर्शित करते हैं। समानुपाती का चिन्ह, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया, दाब को p से डिनोट करते हैं और घात है 1/n। तो जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपको पता है इक्वल लिखते हैं और एक स्थिरांक आता है k। तो ये जो मैंने लिखा है x/m = k, p की घात 1/n, ये फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी का गणितीय रूप है। ये थ्योरेटिकल रूप था, ये रेड कलर से जो लिखा है, और ये गणितीय रूप। तो यहां x क्या है, x है अधिशोषित गैस का द्रव्यमान। जो ऊपर से गैस आ रही है ना, अधिशोषित के कण आ रहे हैं, यहां पर हमने गैस माने हैं, उसका द्रव्यमान क्या होगा, x। और m क्या हो जाए, जो अधिशोषक पृष्ठ है, जो ठोस पृष्ठ है, उसका कुल द्रव्यमान। p होता है गैस पर आरोपित दाब, ये जो गैस के कण आ रहे हैं उन पर कितना दाब लगाया जा रहा है। और k व n इसमें क्या होंगे, स्थिरांक, जिनका मान नहीं बदलता। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो केवल प्रयोग पर आधारित था, इसके पीछे कोई, इसके फाउंडेशन में कोई भी सिद्धांत नहीं था। इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके अपना एक नियम निकाल दिया। तो एक कमी भी होती है इसकी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसका हम लॉग ले लेते हैं, समीकरण 1 का। तो देखिएगा, ये समीकरण 1 है, इसका लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो यहां भी लेंगे तो लॉग हो जाएगा x/m, और यहां लेंगे तो यहां पर हो जाएगा लॉग k इंटू, डॉट लगा रखा मैंने, वैसे आप गुणा लिख सकते हैं, k इंटू p की पावर 1/n। अब इसमें लगाएंगे लॉग के नियम। तो लॉग x/m, यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, लॉग a, इसको a मान लीजिए, इंटू गुणा b। लॉग a गुणा b को जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है लॉग a प्लस, ये जो गुणा है वो हो जाएगा प्लस लॉग b। तो a हमने k को माना है और b हमने p को माना है, तो क्या हो जाएगा, लॉग a मतलब लॉग k प्लस लॉग b, b किसे माना है, p को, तो लॉग b है हमारा क्या, p, लॉग p
पूरा क्या है, लॉग बी कौन सा है, पी की पावर 1/n। तो ये हो गया लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1/n। ये आपको लॉग आने चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला और लगता है, वो फॉर्मूला क्या है, लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की घात बी। तो जब ऐसी कंडीशन हो, लॉग ए की पावर बी हो, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ऐसे समझिए, बी आगे आ गया तो बी लॉग ए, तो यहां पर जो पावर है 1/n वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/n लॉग पी, ठीक है। अब मैं बस इनको सीरियल वाइज लगा दे रही हूं। 1/n लॉग पी को मैंने आगे लिख दिया, लॉग के को इधर लिख दिया। देखिए, तो ये आ गया लॉग x/m इक्वस टू 1/n लॉग पी प्लस लॉग की। तो ये हो गया हमारा का समीकरण नंबर 2। अब हम लगा इसको इस समीकरण की तुलना करेंगे सरल रेखा समीकरण से। देखिए, तो जो हमने डेरिवेशन निकाला उसकी तुलना हम करेंगे सरल रेखा समीकरण से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो सरल रेखा समीकरण का फॉर्मूला होता है y इक्वस टू mx प्लस सी। तो देखिए, इसकी तुलना करते हैं इस समीकरण की इससे। y की जगह पर कौन आ गया, लॉग x/m, m इंटू एक्स, ये हो गया m इंटू लॉग p, ये हो गया x प्लस, ठीक है, प्लस c की जगह पर हो गया लॉग की। तो जब दोनों की तुलना की तो y इक्वल टू क्या निकल के आया, लॉग x/m, ठीक है। और m की जगह पर क्या निकल के आया, ये 1/n, इसे ढाल कहते हैं m को। x की जगह पर लॉग x एक्सिस में कौन निकल के आया, ये है mx लॉग p। और c जो होता है वो अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट, इसकी जगह पर कौन आ गया, लॉग की। तो समीकरण की सरल रेखा समीकरण से तुलना करने पर हमें इतनी चीजें मिल गई। अब इनके आधार पर हम बनाएंगे कि सरल रेखा समीकरण का ग्राफ। तो देखिए, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। तो देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इस स्ट्रेट लाइन में ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमें ड्रॉ करनी है क्या, लॉग पी, लिख दिया लॉग पी। ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमें क्या लिखना है, लॉग x/m। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इस स्ट्रेट लाइन में जो ढाल है, इसका तिरछा पेन है ढाल, वो धनात्मक ढाल है। देखिए, धनात्मक ढाल है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है ना। प्लस में ढाल को कैसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए। ढाल धनात्मक है मतलब बढ़ रही है। अगर ढाल ऋणात्मक होती तो ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ आता है। ये मैंने ग्राफ आपको रासायनिक बल गतिकी में समझाए हैं। अगर ढाल m जो है वो धनात्मक आ रहा है, 1/n धनात्मक है, आगे कुछ नहीं लिखा है, धन है, तो ढाल ऊपर की ओर को बढ़ती जाएगी, कम से ज्यादा की ओर बढ़ रही है ना, ठीक है। अब ये ढाल जिस बिंदु पर y एक्सिस में काट रही है, x/m वाले में काट रही है, वो कहलाते हैं c। c मतलब अंतःखंड लॉग के। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए, इस बिंदु पर अगर हम देखें, इस बिंदु पर नीचे को आओ, लॉग p का मान कितना है यहां पर 0 है मान। तो जब लॉग p का मान 0 होगा तो तब क्या हो जाएगी समीकरण, देखो इसमें रख के देखते हैं। लॉग p का मान 0 रख लो, उस समय क्या होगा, log p इक्वस टू 0 होगा तो इन दोनों का गुणा 0। तो जब log p का मान 0 है तो ये पूरा 0, तो उस समय log x/m का मान किसके बराबर हो जाएगा, log k के बराबर। इसीलिए हमने क्या किया है, जब log p का मान 0, इस बिंदु पर 0 हो जाते, पूरे बिंदु पर 0 होगा, उस समय log k का मान log x/m के बराबर हो जाता है। इसलिए जहां पर मैंने x/m के लिए ड्रॉ किया है, वहीं पर जहां पर ये कट कर रही है लाइन, इस बिंदु को मैंने अंतःखंड कह दिया लॉग की, सी। तो ये है फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी वक्र। एक पॉइंट और बता दे रही हूं। तो देखिए, जब भी हम दाब की बात करते हैं तो दाब शब्द यूज किया जाता है गैसों के लिए। तो ये जो फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी ड्रॉ किया गया है, ये वाला फॉर्मूला, ये है अगर गैस के कण नीचे आ रहे हैं, मतलब जो अधिशोष्य के कण है वो गैस होनी चाहिए, तो दाब यूज करेंगे। लेकिन अगर अधिशोष्य के कण जो ऊपर से आ रहे हैं वो द्रव भी तो हो सकते हैं। अगर वो द्रव के कण हैं, विलयन की बात हो रही है, तो उस समय पी नहीं लेंगे, द्रव के कणों पर दाब नहीं लिखेंगे, द्रव के कणों की हम सांद्रता लेंगे, तो पी की जगह हम सी लिख देंगे। तो विलयन अवस्था के लिए द्रव के अधिशोष्य कणों के लिए x/m इक्वस टू k c की पावर 1/n। समझ में आ गया ना, उसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां भी फॉर्मूले में आपने P लिखा है उसको हटा के आप C लिख देंगे, कैपिटल C, कंसंट्रेशन, सांद्रता।
अब एक लास्ट पॉइंट हमारे ये बच गए हैं। देखिए, हम अधिशोषण समतापी जो है फ्रेंडलीज का तीनों दाब पर करके देखेंगे। अगर हम ताप लो ले रहे हैं, लो प्रेशर ले रहे हैं, निम्नतम दाब हो, तो निम्नतम दाब पर x/m और दाब में क्या होता है, निम्न दाब पर क्या होता है, x/m जो होता है अधिशोषण की मात्रा, वो दाब p के समानुपाती होता है। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे? उस समय फ्रेंडलीज अधिशोषण समतापी में जो घात होती है 1/n, उसका मान जब 1 होता है तो x/m प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती होता है p की पावर 1/n के। क्योंकि 1/n का मान 1 है तो p की घात 1। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, p की पावर 1 है, घात एकदम 1 है, तो बिल्कुल सीधी लाइन चलेगी ऊपर की ओर को, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इस चित्र में देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन। देखिए यहां से यहां तक जो पिंक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है एकदम स्ट्रेट है। तो ये कब होगा? जब x/m का मान, x/m डिपेंड करेगा p की घात 1 के, निम्नतम दाब, उस समय एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यवर्ती दाब एट इंटरमीडिएट प्रेशर। देखिए मध्यवर्ती दाब पर क्या होता है, मध्यवर्ती जब मीडियम प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उस समय x/m का मान जो है दाब p की घात 1/n पर निर्भर करता है। तो फ्रेंडलिश ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मध्यवर्ती दाब पे, इंटरमीडिएट प्रेशर पे किया था। उस समय ये कंप्लीटली फॉलो कर रहा था। तो उस समय क्या है, जो हमारी अधिशोषण की मात्रा है x/m, उसका मान किस पर निर्भर कर रहा था? दाब की घात 1/n के। तो 1/n का मान उस समय क्या था? देखिए पहले 1/n का मान 1 था, इस समय 1/n का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच भिन्न के रूप में होता है। मतलब 1/n जो घात होगा ये हो सकता है 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, भिन्न के रूप में होगा। कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 तक। 1/n का मान 1 तो यहाँ आ गया, तो 1 तो हो नहीं सकता। अब देखिए, और 0 मान होता है उच्च दाब के लिए, वो मैं अभी बता दूंगी। तो 0 मान होता है दाब का उच्च के लिए, और 1 होता है निम्न दाब के लिए। तो 0 से 1 के बीच जो संख्याएं आती हैं भिन्न के रूप में, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये हमारी क्या हो जाएगी? p की घात। ये मध्यवर्ती दाब के लिए फ्रेंडलिश अधिशोषण समतापी बनाया गया था। तो इसके लिए कर्व देख लीजिए। ये तो था निम्न दाब पर जब p की घात 1 थी, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व आया था। अब मध्यम दाब पर x/m का मान, ठीक है, x/m का मान p की पावर 1/n पर निर्भर करता है। तो कर्व थोड़ा सा मुड़ा हुआ आ जाएगा, एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा। एकदम स्ट्रेट p की घात 1 पे ही आता है, तो थोड़ा सा हल्का सा मुड़ा हुआ आ जाएगा। तो मध्यमवर्ती दाब पे ये कर्व आया है ग्रीन कलर में। तो नेक्स्ट है तीसरा, उच्च दाब। जब बहुत ज्यादा आप दाब ले लेते हैं उस समय x/m का मान दाब पर निर्भर नहीं करता। ये मैंने पिछली बार भी बताया था जब मैंने अधिशोषण समतापी बताया था कि एक निश्चित दाब के बाद, संतृप्त दाब के बाद आप कितना ही प्रेशर लगाएंगे अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपने बहुत ज्यादा दाब लगा दिया है, इसलिए अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर बहुत ज्यादा दाब ले लें तो उस समय अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती। तो हम कह सकते हैं उस समय p की पावर कितनी हो जाएगी? 1/n कितना हो जाएगा? 0। 0 का मतलब है यह अधिशोषण की मात्रा p पर निर्भर नहीं करती। p की पावर 0 मतलब कुछ नहीं, 1 होता है वैसे मान, तो निर्भर नहीं करता। किसी की पावर 0 होगी तो निर्भर नहीं करेगा, 1 होगी तो एकदम स्ट्रेट आएगा, और कुछ और होगा तो थोड़ी बहुत चेंजेस होते हुए चलेंगे। जो उच्च दाब पर देखिएगा, दिस इज द सैचुरेटेड प्रेशर, यह है संतृप्त दाब जिसे PS से दिखाया है। इस पॉइंट के बाद अगर और आप दाब लगाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। सॉरी, ये कैसे आएगी? पैरेलल लाइन, एकदम सीधी, ऐसे जैसे आप लाइन खींचते हैं, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेट। अब वो एकदम से बना नहीं क्योंकि वो जल्दीबाजी में थोड़ा सा ही बना है, तो एकदम सीधा बनाइएगा इसको। इसका मतलब है कि दाब आप चाहे कितना ही बढ़ा दो, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लास्ट में पढ़ते हैं इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशन, कहाँ पर फ्रेंडलिश अधिशोषण समतापी फेल हो गया था। पहला, अगर आप बहुत ज्यादा उच्च दाब लगा देते हैं तो फ्रेंडलिश अधिशोषण समतापी का नियम लागू नहीं होता है। एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर आप दाब अप्लाई करेंगे तो अधिशोषण, जो फ्रेंडलिश का नियम था, वो फेल हो जाएगा। दूसरा, ये जो फ्रेंडलिश अधिशोषण समतापी है ये तभी काम करेगा, तभी उस नियम को, मतलब हर कंडीशन में फॉलो होगा जब टेम्परेचर स्थिर रखोगे। अगर आप सोचो दाब बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो
तो अधिशोषण समतापी का जो रिलेशन आपने निकाला है, जो नियम कह रहा है फ्रेंडली, वो सेम नहीं आएगा। मतलब ताप बढ़ाने पर भी तो कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए ताप उस समय स्थिर रखना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज्यादा ताप दे दें या बहुत ज्यादा दाब बढ़ा दें तो उस समय जो के और एन का मान, जिसे हम कह रहे थे स्थिरांक, मतलब स्थिरांक मतलब चाहे आप कितना ही मतलब वो था, स्थिरांक का मतलब है कि जो अधिशोषण समतापी का नियम कह रहा है कि एक निश्चित दाब अगर आप लगा रहे हैं तो उस समय के और एन का मान स्थिरांक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने ताप बढ़ा दिया, ताप में वृद्धि करी या दाब में वृद्धि करी, तो के और एन का मान बदलता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो नियम फेल हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा है कि के और एन स्थिर होता है, लेकिन ताप व दाब बढ़ाने पर के और एन का मान बदलेगा। नेक्स्ट, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो नियम आया था ये कंप्लीटली प्रैक्टिकली बेस्ड था, इसका कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं था। ये पूरे के पूरे उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे जो निकल के आया उसने वो लिख दिया। इसके पीछे कोई फाउंडेशन सैद्धांतिक आधार नहीं था, जैसे कि कोई सिद्धांत हो उस पर बेस्ड उसने एक्सपेरिमेंट किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो आज हमने फ्रेंडली अधिशोषण समतापी को स्टडी कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोच रहे हैं कि कोलोइड्स को स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।